हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग प्रैक्टिस सेशन। मैं हर दिन आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि ये जो जून है हमारा, जून जुलाई अगस्त, ये एक ऐसा फेज है जो एसबीआई के पेपर के लिए प्रिपरेशन कराएगा। बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, सब का पेपर ऑन द वर्ज है। सब के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और बहुत शानदार तरीके से रख जाइए। बहुत हेल्प होने वाला है, बहुत ज़्यादा। समझ रहे हैं आप? इसी रास्ते में जैसा मैंने कल किया था कि मैंने जो पजल्स उठाए थे, जो ब्लड रिलेशन उठाया था, वो अननोन टाइप का था मेरे लिए। मैंने सॉल्यूशन नहीं किया था, डायरेक्टली आपके सामने किया। आज भी वैसे ही कोशिश करने वाला हूँ ताकि आपको हिट करे कि अगर फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कोई कर रहे हैं तो कहाँ अटक सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लग जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच कुछ भी लिया होगा, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। इनकेस कंप्लीट नहीं है तो आपके पास पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है बैंकिंग के बेसिक फाउंडेशन का, राइट? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट हाँ, उससे पहले अगर चीज़ें ठीक लग रही हो, समझ में आ रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन बढ़ता है बे अपना। चलो नेक्स्ट क्या है आज के पजल में? जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। आपको पता होगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब एग्जैक्टली नंबर ऑफ पर्सन्स पता नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ पर्सन्स भी पता करना है, अरेंजमेंट भी करनी है। दो कंडीशन है। बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से अपन सॉल्यूशन करेंगे और मुझे पता है कि आप भी कर लोगे। ठीक है, क्या लिखा है? सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर, वैकेंट सीट्स रिप्रेजेंट एंड अननोन पर्सन सिटिंग देयर। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल सपोज कर लो कि अगर मैंने सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल बना दिया, एक ऐसा सर्कल बना दिया, उसमें दो लोगों की दो पोजीशन मिल गई, तीसरी पोजीशन बीच में खाली है, उसमें पर्सन नहीं है। जो पर्सन नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन पैसेज में नहीं दी गई है, बस ये कहा गया है नथिंग एल्स इज देयर, जो आपको नहीं समझ में या मुश्किल लग रहा हो। डन। नेक्स्ट क्या लिखा है? B इज फेसिंग E। इसका मतलब कि इसमें जहाँ कहीं भी बिठाओगे, ऐसा मान लो, सपोज कर लो कि मैंने ये वाली पोजीशन B को दे दी और ये वाली पोजीशन E को दे दी। अगर ये दोनों फेस कर रहे हैं एक दूसरे को तो अपन 100% श्योर हो गए कि ये हाफ डिवाइड कर रहा है सर्कल को। अगर नंबर ऑफ पर्सन सपोज कर लो 8 होता, 6 होता, तो अगर मैं B को यहाँ तो E को यहाँ पर इक्वल डिवाइड कर देता। समझ रहे? इसका मतलब एक तो क्लू अच्छा मिला अपने को कि भाई तुम एक जगह पर B की पोजीशन 100%, एक जगह पर E की पोजीशन, और ये सर्कल हाफ डिवाइड। नंबर ऑफ पर्सन शुड बी इक्वल। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्या लिखा है? D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब E के बाद ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, D की पोजीशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, D की पोजीशन। अब आपको ये लग रहा होगा सर थर्ड लेफ्ट D को यहाँ क्यों रखा? थर्ड लेफ्ट उधर भी तो जा सकता है B। अगर नंबर ऑफ पर्सन्स, जैसे मैंने यहाँ पर 1, ये 3, 4, 5, तो 3 उधर भी रखना पड़ेगा, 8। फिलहाल आप तो ये भी बोलोगे सर हो सकता है 5 ही पर्सन हो, D की पोजीशन उधर चली जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अभी अपन वे में है, चेकआउट करेंगे आगे। D इज फेसिंग अननोन पर्सन। अच्छा अब सुनो, इस D के जो सामने होगा पर्सन, जो भी होगा, D के सामने जो भी होगा, उस पर्सन के बारे में कुछ पोजीशन नहीं पता, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि ये वैकेंट होगा। क्लियर? डन? ओके। B सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ C। अब ये जो B है ना, ये सेकेंड राइट है C के, इसका मतलब ये पोजीशन क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ C के सेकेंड राइट में? आपको पता है इनसाइड फेसिंग है तो सेकेंड राइट वही हो जाएगा, तो ये पोजीशन और ये C के सेकेंड राइट में। डन? यस। G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फेसिंग D है। G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन फेसिंग D एंड G फेसेस F। अच्छा, G के सामने पर्सन है कौन? F। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि G सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग D। D को जो फेस कर रहा है G उसके थर्ड लेफ्ट में। सुनो, सपोज कर लो कि ये जो V है ये D को फेस कर रहा है, मैं इसको इक्वल ऐसा कर देता हूँ। इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? इसके थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है G। अब मुझे ये बताओ, थर्ड लेफ्ट का मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड यहाँ पुट कर दूँ या थर्ड यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ पुट कर दूँ, फिलहाल नहीं पता, बट जितनी कंडीशन है उस हिसाब से मैं एक जगह अगर जी को यहाँ पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट, तो फर्स्ट एक ही रखते हैं, सेकेंड और थर्ड लेफ्ट, ये जी की पोजीशन चेक करेंगे अपन, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसको और सिंपल किया जा सकता है, अगर D और V एक दूसरे को फेस करने लग गया है तो D से E का जो बीच का 2 है V से भी तो 2 ही होना चाहिए। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस, अगर नहीं तो आगे कर लेते हैं, दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं। क्या लिखा है? A सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। अब इसमें कह रहा है कि देखो G F को फेस कर रहा है, ठीक है। अगर इस पोजीशन में देखें तो G अगर F की पोजीशन यहाँ पुट कर दी, फेस कर रहा है तो सामने सामने, तो A सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ F, थर्ड लेफ्ट इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट F की पोजीशन पॉसिबल है। और A सिट वेट, यहाँ पर A की पोजीशन और ये F की पोजीशन। अच्छा, इसमें G की पोजीशन यहाँ रखी तो हमें F की पोजीशन यहाँ रखनी पड़ेगी, इसके थर्ड लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट की पोजीशन नहीं बन रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज होगा, कितना होगा नहीं पता, आगे देख लेते हैं। ओके 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 एट मोस्ट 11% सीट्स अराउंड द सर्कुलर टेबल, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं? 11, उससे ज़्यादा पर्सन्स नहीं हो सकते। अब एक बात बताओ, अगर इस कंडीशन को देखें और अगर ये जस्टिफाइड लग रहा हो तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब हमने इसकी बात की, अगर ये एक दूसरे को फेस कर रहा है D और V, इसका मतलब वो D और V ये जो पार्ट है ना, इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। अगर ये हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 4। 1 2 3 4, एक पर्सन कौन हो जाएगा? ये 4 की कंडीशन। नंबर ऑफ पर्सन टोटल कितने हो जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा क्या? 10, 4 4 8 और 2 10, अपने पास टोटल पर्सन ये, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आए? अब सुनो, मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि अगर हमने F की पोजीशन ये ले ली थी, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लेके, करेक्ट है, F की पोजीशन ये ली और थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में C नहीं आ रहा है। ऐसा मान लेते हैं कि एक पोजीशन और यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ और मैं यहाँ पर A की पोजीशन ले दूँ, तो यहाँ पर D और V के बीच में यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच में कितने लेने पड़ेंगे? 6, तो 6 और 6 12, 12 और 2 ये 14, इसका मतलब ये एजम्पशन कैसे हो जाएगा? एलिमिनेट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि बच्चों को कई बार मन में ये रहता है कि सर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आए होगे तो आपने डायरेक्टली इसको करेक्ट कर दिया इस बेसिस पे। नो, मैंने इसको सॉल्व तो किया है, लेकिन ये जो एलिमिनेशन है ये मैंने इस बेसिस पे किया क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है कि नंबर ऑफ पर्सन 11 है, और यहाँ पर ये 6 अगर मैं ले लेता हूँ और 6 यहाँ भी ले लेता हूँ तो 12 और 2 14 हो जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये आंसर आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। डन। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ इट इज़ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की पता है एक खूबसूरत बात क्या है? अगर ये पूछा गया तो ये रीजनिंग का गिफ्ट है आपके लिए। यस, बस दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे उसको इतना इजी ले लेते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अटक जाओगे बेटे, अटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बाकी बच्चों के लिए गिफ्ट है। या फिर बच्चे क्या करते हैं, इतने रफ्तार में सॉल्व करने लग जाते हैं कि उसमें गलतियाँ हो जाती हैं अनचाही, जो नहीं करना आपने को सीखते हैं। क्या लिखा है? D इज लेस देन R। अब ये हमारे पास D रहा और ये R रहा और ये दो अलग सेगमेंट में, तो कैसा करेंगे? इसमें कोई एक और इसमें कोई एक ऐसा जरूर होगा जो कॉमन होगा, इन दोनों के रिश्तों को जोड़ेगा। तो देखिए तो कौन सा है, क्या O दोनों में कॉमन है तो O की पोजीशन पुट कर ली। अच्छा, इस O से इधर जितने भी है, O के बाद F, F के बाद K, K के बाद R, ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन और ये लिख दिया। अब उसको भी कर लेते हैं, कहाँ तक जाना? O से D तक। तो O के बाद लिखेंगे Y, Y के बाद लिखेंगे T, T के बाद लिखेंगे D। अब आप बोलोगे सर O से तो डिफरेंट डायरेक्शन में था, आपने डिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन है ना। O से Y के बीच में इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, Y से T के बीच में साइन किसकी तरफ है? Y की तरफ पुट कर दिया। अच्छा, T से D के बीच में साइन किसकी तरफ है? T की तरफ कर दिया। अब हमसे बोला जा रहा है क्या R बड़ा है
देखिए तो क्या सारे का सारा साइन आर की तरफ डिनोट कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या उसमें ग्रेटर यूज़ किया गया? हाँ यूज़ किया गया है। क्या ये करेक्ट है? यस। क्या आप प्री में लिख के सॉल्यूशन ऐसा करोगे? नहीं, आप डायरेक्टली फाइंड करोगे। कैसे? ऐसे जैसे दूसरा फाइंड कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि y का रिलेशन k से बताओ और बोलो कि y या तो इक्वल है k के या ग्रेटर है k के। कैसे करेंगे? सुनो, y से k तक चलने के लिए y से o इक्वल है, रिलेशन अभी तक मेंटेन्ड है। अच्छा, o से जैसे ही k की तरफ बढ़ना शुरू करोगे तो o और f के बीच में एक ये साइन आ गया। वो ग्रेटर होता तब भी, वो लेस होता तब भी, इसकी पॉसिबिलिटी को तो एलिमिनेट ही कर देगा। तो कंक्लूजन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1। यस। चलिए नेक्स्ट, पॉज करके मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। मैं तो करा ही रहा हूँ साथ साथ में। क्या लिखा है? s इज ग्रेटर इक्वल p, s से p तक। अच्छा, ग्रेटर इक्वल बनाने का सिंपल पैटर्न ये है कि उसमें ग्रेटर अकेले नहीं आना चाहिए, लेस अकेले नहीं आना चाहिए। s इज ग्रेटर इक्वल p, s से p तक आने के लिए हमें s से n, अब ये कह रहा है ग्रेटर इक्वल, ये पहले ही s को n से बड़ा बना दिया और n को p से करेंगे, ये गलत हो जाएगा, एलिमिनेट। समझ रहे हैं? n से t से y, t इज ग्रेटर देन y, t से y तक जाने के लिए t से n जाना पड़ेगा और n से y। अच्छा, t को बड़ा बनाना है तो जो साइन है वो t की तरफ होना चाहिए, लेकिन जब t से n तक पहुंचे तो एक अलग डायरेक्शन, एक अलग डायरेक्शन। कैसे करेंगे जस्टिफाई? एलिमिनेट हो जाएगा। सो आंसर नीदर 1 नॉर 2। समझ आ रहा है? एग्जामिनेशन में ये पैटर्न यूज़ करिएगा। और ये कैसे यूज़ करिएगा? नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जब आप ज़्यादा सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये आप कर लेना, ये कर लेना एज ए SW। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में मज़ा आने वाला है। इसमें क्या लिखा है? इन विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन f इज लेस देन n एंड r इज ग्रेटर देन m डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। 100% श्योरिटी से करेक्ट होना चाहिए, और दोनों एक ही में होना चाहिए, अलग अलग में नहीं। तो पहले ये चेक कर लेते हैं, क्या n इज ग्रेटर देन f? ये मैंने इसी को डिफरेंट पैटर्न पे लिख दिया है, n इज ग्रेटर देन f। अच्छा, n इज ग्रेटर देन f बनाने के लिए n किससे बड़ा है? m से। n से f तक जाने का रास्ता क्या है भैया? n से l और l से f, यही तो होगा ना। लेकिन n तो ऑलरेडी l से छोटा है, यहाँ पे तो कह रहा है n बड़ा बनाओ, पहला तो हो ही नहीं सकता। ओके। अच्छा, दूसरा कैसा है? n बड़ा है l से और l बड़ा है f से, तो n बड़ा है f से, करेक्ट, जस्टिफाइड। अच्छा, कह रहा है r बड़ा है m से, क्या r बड़ा है m से? अब r से m तक जाने का रास्ता क्या है? एकमात्र रास्ता है r से n और n से m, लेकिन r बड़ा m से तो तब होगा जब r n से बड़ा हो। नहीं हो रहा है, एलिमिनेट। बड़ा मुश्किल है। n l से बड़ा है, l f से बड़ा है, फर्स्ट 100% करेक्ट। क्या r भी बड़ा है m से? तो भाई साहब इसमें r n से बड़ा और n m से बड़ा और बराबर, तो ऑप्शन नंबर C। सो द करेक्ट आंसर इज C, जिसमें ये दोनों ही डेफिनेटली होल्ड ट्रू हो गया 100% करेक्शन के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आप भी इसी पैटर्न का यूज़ करें। डन। नेक्स्ट और लास्ट, समझना। In which of the given expression does the expression n is greater than q और l is greater than p definitely holds true? फिर से सेम ही कंडीशन है, कह रहा है कि n बड़ा है q से। अच्छा, n बड़ा है q से, इसमें तो नहीं है भाई, डायरेक्शन ही अलग है। n बड़ा है q से नहीं हो सकता, अलग अलग डायरेक्शन है, गलत। n बड़ा है q से, यस। क्या L भी बड़ा है P से? अच्छा, L से P तक आंदे हुए भी सारे के सारे साइन L की तरफ है और ग्रेटर भी है, सो ऑफ कोर्स यस। ऑप्शन C में ये फर्स्ट भी 100% करेक्ट, सेकंड भी 100 करेक्ट, और वही पूछ रहा है। सो ये था आज का पार्ट। देखो, अगर आप मेरी वीडियो के यहाँ तक पहुँच रहे हो तो जो बताने वाला वो इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि बेटा ज़रूरी नहीं कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें, आप पॉज करिए,
क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए, बढ़ाइए, पॉज करिए, सॉल्यूशन करिए, बढ़ाइए। लेकिन कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे आंसर और आपके आंसर में डिफरेंस है तो ज़रूर देखिए, आपको आइडिया लगेगा उसका। मैं ये क्वेश्चन ये PYQ बना ही इसीलिए रहा हूँ ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन में अगर कुछ भी दिक्कत हो, पजल सॉल्व करने में परेशानी हो, इनइक्वालिटी कनेक्टिविटी में दिक्कत हो, सिलॉक्स में इशू हो, ब्लड रिलेशन में इशू हो, अपन कनेक्ट हो जाए और सॉल्यूशन करें प्रॉपर, राइट। उम्मीद करता हूँ मैं चीज़ें आपको बहुत शानदार अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।